पानी, हवा, पृथ्वी, भूमि, मिट्टी, ये सब कैसे होने चाहिए, इनकी स्वच्छता मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। और हम इसको हमेशा से कहते रहे हैं कि मनुष्य और उसके आसपास का पर्यावरण, इन दोनों का संबंध बहुत मधुर होना चाहिए। मानव मात्र को पर्यावरण को समझना चाहिए और पर्यावरण में जो कुछ है उसका सदुपयोग करना चाहिए। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों से पर्यावरण की स्थिति चिंता का विषय बन गई है और जब भी मनुष्य की किसी भी कार्यप्रणाली में ऐसी चिंता की स्थिति बनती है तो उसका समाधान ढूंढने के लिए शिक्षा की ओर देखा जाता है। पर्यावरण की शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित शिक्षा देने के बारे में सारे देश में चर्चा हो रही है और इस दिशा में जो कुछ किया गया है, क्या किया गया है, कैसे किया गया है, क्या कुछ और करना है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ यहाँ पर आए हुए हैं। मेरी दाहिनी तरफ प्रोफेसर ओंकार सिंह देवल जी बैठे हुए हैं और मेरी दूसरी तरफ प्रोफेसर राजेंद्र दीक्षित जी बैठे हुए हैं। इन्होंने इन क्षेत्रों में कई वर्षों से काम किया है और विश्व भर में जो कुछ हो रहा है उसे देखा है, क्योंकि पर्यावरण की समस्या, उससे संबंधित चिंताएं केवल भारत की चिंताएं नहीं हैं, सारे विश्व की चिंताएं हैं। वैसे हम सभी ने देखा है कि हमारी नदियों का जल प्रदूषित हुआ है, शहरों में और अनेक स्थानों पर वायु प्रदूषण हुआ है, ध्वनि प्रदूषण हुआ है और मिट्टी की गुणवत्ता में भी कई बार ऐसी चीज़ें पैदा हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इससे संबंधित और भी बहुत से उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा प्रोफेसर देवल जी से ये पूछकर कि पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है और किस प्रकार उस संबंध में लोगों को चिंतन और मनन करना चाहिए। ये विषय अपने आप के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और हमको इसको बहुत गहराई से इस विषय की तरफ देखना चाहिए। मेरे ख्याल से तीन चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। पहला तो ये कि पर्यावरण को क्या हम हमारे लिए मानते हैं या हम हमको पर्यावरण का एक हिस्सा मानते हैं, दोनों के अंदर बड़ा अंतर है। अगर हम नेचर फॉर द पर्सन अगर हम ये मानते हैं तो उस हालत के अंदर हम नेचर को, प्रकृति को, पर्यावरण को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए। ये एक तरह से विकृत दृष्टिकोण है, लेकिन प्राय इसी प्रकार का दृष्टिकोण ज़्यादा लोगों के साथ में ये है। दूसरा दृष्टिकोण है ये है कि व्यक्ति प्रकृति के अंदर है और एक सामंजस्य अपनाना चाहिए प्रकृति के साथ में और प्रकृति को साथ में लेकर के उसको सबल बनाते हुए, उसको नष्ट नहीं करते हुए प्रकृति की तरफ देखना चाहिए। ये दूसरा दृष्टिकोण है। लेकिन इससे बड़ा एक तीसरा दृष्टिकोण है जो हमारे पहले के पुराने जो शास्त्र हैं उनके अंदर लिखा हुआ है कि आप प्रकृति के एक हिस्से हैं और प्रकृति आपका स्वयं का हिस्सा है। वो पिंड और ब्रह्मांड को दो अलग अलग चीज़ें नहीं मानते हैं, वो उनको एक ही चीज़ मानते हैं कि अगर ब्रह्मांड है तो उसके अंदर पिंड भी है और अगर पिंड है तो उसके अंदर ब्रह्मांड है। और मुझे एक गीता का श्लोक समझ में आ रहा है जिसके अंदर ये कहा गया है कि सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, सारी चीज़ें आपके अंदर हैं और सभी चीज़ों के अंदर आप हैं। अगर यह दृष्टिकोण हो जाए तो हम कभी नेचर को, प्रकृति को, पर्यावरण को नष्ट नहीं करेंगे, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। मैं तो सोचता हूँ इस तरीके से व्यक्ति को देखना चाहिए। शिक्षा का एक अंग यही होना चाहिए। आपने जो बात कही है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में जो आपने कहा था कि लालच, कि हम क्यों ऐसा करते हैं जिससे प्रकृति के साधन जो हैं उनका दुरुपयोग होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है, क्योंकि प्रकृति में जो कुछ उपलब्ध है उसका कहीं न कहीं किसी कारण दुरुपयोग होता है। और इस पर हमें थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए कि वो कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन इसके पहले
हम जानते हैं कि हमारे देश में पर्यावरण के साथ जो जुड़ाव है उसकी बहुत बड़ी सशक्त परंपरा रही। हम सभी का सम्मान करते हैं जो कुछ प्रकृति में है। हम पशुओं का सम्मान करते रहे हैं, हम पेड़ों का सम्मान करते हैं, हम नदियों का सम्मान करते हैं और उन्हें बहुत कुछ आदर भाव से देखते रहे। फिर ये परंपरा कैसे टूटी, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। पहले हम ये देखें कि ये परंपरा है क्या। प्रोफेसर दीक्षित जी ने इस पे बहुत अध्ययन किया है, ये थोड़ा बताएंगे कि वो भारतीय परंपरा क्या रही है जिसमें पर्यावरण के साथ मनुष्य एकात्मता से जुड़ जाता है और दोनों ही अच्छे सामंजस्य से हमेशा पहले रहते रहे हैं। यह आपने बहुत सही दिशा दी इस बातचीत को। भारतीय दर्शन तो खैर ठीक है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक चिंतन में ये माना जाता रहा है कि मनुष्य प्रकृति का एक अंग है और उसी प्रकृति के अंग जो हम दूसरे रूप में देखते हैं, पशु पक्षी स्थावर जंगम तमाम इनकी कल्पना है, वृक्ष लताएं फिर सब कुछ हैं, तो ये उसी रूप से प्रकृति के अंग हैं। उनमें भी उतना जीव है। हालांकि विज्ञान ने बाद में, पाश्चात्य विज्ञान ने भी कहा कि इनमें जीवन है, लेकिन पाश्चात्य परंपरा में उस जीवन को उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया जिसमें हमारी परंपरा बहुत पहले से स्वीकार करती रही है। इसीलिए हमने ये माना कि पेड़ पौधे भी जीवन से युक्त हैं, उनके अंदर भी भावनाएं हैं और हम उनका अनुचित दोहन न करें। मैं आपको थोड़े से उदाहरण दूं कि हमारे यहाँ ये मान के चला जाता है कि किसी भी पेड़ या पौधे, जैसे तुलसी की बात है, इनकी पत्तियाँ कभी भी सूर्य के अस्त होने के बाद नहीं तोड़नी चाहिए, उनसे उनको कष्ट होता है। नदियाँ हमारे यहाँ बहुत पवित्र हैं, जल को किसी तरह दूषित नहीं करना चाहिए। किसी बहती हुई नदी में अपने वस्त्रों को कभी निचोड़ना नहीं चाहिए। उनको हम देवी मानते रहें, उनको माता मानते रहें, उनकी पूजा करते रहें। पहाड़ों को देवता मान के उनकी पूजा करने की बात है। पेड़ों में पीपल, बरगद, बेल, इन सब को पवित्र माना गया क्योंकि इन सब में जीवनदायिनी शक्ति या जीवन को सशक्त करने की शक्ति बराबर रही है। तो अब बाद में हम उसी बात पर आ रहे हैं। आज के पर्यावरणविद जब सोचते हैं तब लगता है कि सचमुच इनके उस पवित्रता के भाव को जो हमने भंग किया है, उससे बहुत बड़ा एक संकट पैदा हुआ, क्योंकि हम पहले उसके अंग थे उस प्रकृति के। बाद में उस अभिन्नता को तोड़कर हम जैसे जैसे विकास करने लगे अपनी सभ्यता की दौड़ में, वैसे ही वैसे हमने उससे अपने को अलग मानना शुरू कर दिया और एक लालच में कि हम अपने अस्तित्व को कुछ नया बना सकें, उसमें हमने इन्हीं का दोहन शुरू कर दिया। और हमारे अंदर जो कभी विकार किसी प्रकार के आते गए, विकास के रास्ते पर हों या चाहे हमारी अपनी संख्या के बढ़ने के कारण, जो हमारे अपने अंदर या अपने आसपास जो विकार आते गए, उन्हें हमने प्रकृति के इन अंगों में बांटना शुरू कर दिया। कहीं गंदगी है तो वो नदियों में बहानी शुरू कर दी, कहीं गंदगी है तो हमने किसी तरह वायु में छोड़नी शुरू कर दी। इससे हमारे आसपास जो संकट पैदा हुआ है, उससे हमारा अस्तित्व ही लगता है खतरे में पड़ गया है। ये बात गांधी जी ने कही कि प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए सभी कुछ उपलब्ध है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए उसके पास उपलब्धि काफ़ी नहीं। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है ये, जो पर्यावरण के संबंध में जहाँ तक मुझे लगता है सबसे सशक्त वाक्य है। देवल साहब ने ये बात कही थी कि जब हम पर्यावरण का दोहन करते हैं तो कई बार अपने लालच के कारण हम ऐसा करते हैं और जानते हुए भी कि इसका परिणाम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं होगा, हम ऐसा करते रहते हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक शहर हैं जिनके आसपास पहाड़ियों पर घने जंगल थे, बड़े विशालकाय पेड़ थे। पिछले 3 दशकों में सारे के सारे पेड़ काट दिए गए। जिन्होंने ये पेड़ काटे उन्होंने कुछ धन अर्जित किया, लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं सोचा कि उन्हीं की तीसरी या चौथी पीढ़ी को इसके कारण हवा, पानी और मिट्टी से जुड़ी कितनी ही चीज़ों की कमी महसूस होगी और यह व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष के लिए न होकर अनेक लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका समुदाय पर प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं
कि व्यक्ति, समाज और प्रकृति, इन तीनों का सामंजस्य बहुत आवश्यक है, जिससे कि मानव मात्र का जीवन सुचारू रूप से चल सके। व्यक्ति और समाज का संबंध प्रारंभ से बनता है। समाज व्यक्ति को प्रकृति के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार करता है और शिक्षा भी उसमें एक महत्वपूर्ण अंश है। हमें ये देखना चाहिए कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं वह इस उत्तरदायित्व को किस तरह पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही। इस संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे कि बहुत से प्रयास शिक्षाविदों ने किए हैं, संस्थाओं ने किए हैं, एनसीईआरटी ने भी किए हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ा हम ये और समझ लें कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण योगदान इसमें दे सकती है। आपका क्या विचार है? शिक्षा इसके अंदर बहुत योगदान दे सकती है और मैं ये सोचता हूँ कि शिक्षा से ही चीज़ें प्रारंभ की जानी चाहिए। लेकिन शिक्षा का जो अर्थ हम लें वो सिर्फ मात्र ज्ञान देना तक ही सीमित नहीं रखें, उसको और आगे बढ़ाएं। उसके साथ के अंदर उसके एटीट्यूड्स क्या हैं, उसके वैल्यू सिस्टम क्या हैं, उसके मूल्य क्या हैं, वो किस नज़रिए से, दृष्टिकोण से पर्यावरण की तरफ देखता है, वो एक शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। और वो अभिन्न अंग जब हो सकता है जब को-करिकुलर एक्टिविटीज़ को उसी महत्वता से और उसी इम्पोर्टेंस से ली जाए जितनी कि क्यूरिकुलर के अंदर ली जाए। क्यूरिकुलर के अंदर एक जिसको कहते हैं नॉलेज बेस बिल्ड किया जाए, ये अमुक चीज़ें हैं। इस प्रकार का आजकल पर्यावरण के अंदर खराबियां आ रही हैं, ये एक नॉलेज बेस होगा। उस नॉलेज बेस के बाद में शिक्षा ये करे कि तुम्हें क्या क्या कौशल पैदा करना है, क्या क्या स्किल्स पैदा करनी है जिससे तुम वो चीज़ें नहीं करो। तो दूसरा जो पद आएगा, दूसरा स्टेज आएगी, वो कौशल की आनी चाहिए। और अंत के अंदर करिकुलर एफर्ट से और को करिकुलर एफर्ट से दोनों से मिल करके उन वैल्यूज़ को डेवलप किया जाए, उस फ्रेम ऑफ माइंड को डेवलप किया जाए, उन एटीट्यूड्स को डेवलप किया जाए जिसके कारण वो ये सोचे कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। मैं कई दफ़े देखता हूँ कि पानी, हाथ धोने के अंदर पानी कितना खर्च होना चाहिए, शायद कई लोग उससे 5 गुना या 10 गुना पानी ज़्यादा खर्च कर देते हैं। एक जगह कहीं मैं गया था, एक जैन संस्थान था, वहाँ पर लिखा हुआ था कृपया स्नान के लिए 1 बाल्टी से पानी ज़्यादा खर्च न करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम 5 स्टार के अंदर देखते हैं पूरे टब के अंदर आदमी स्नान करता है और फिर कहते हैं कि पानी की कमी है, वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। ये ठीक है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ में हमें किस तरीके से हमारे कंजम्पशन को कम करना है, ये भी चीज़ देखनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवश्य हो, लेकिन सस्टेनेबल कंजम्पशन भी हो। वेस्टफुल मुझे ठीक तरह से याद आ रहा है कि जो 1992 के अंदर रॉय के अंदर जो मीटिंग हुई थी और जो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के बारे में, उसके अंदर एक प्रमुख चीज़ दी गई है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ आर एंगेज्ड इन वेस्टफुल कंजम्पशन। जब तक हम उसको समाप्त नहीं करेंगे तब तक शिक्षा का एक ही पक्ष उन लोगों के सामने आया। अतः मैं आपकी बात को वापस इस बिंदु पर लाना चाहता हूँ कि हमें शिक्षा के अंदर सारे ज्ञान की चीज़ें देनी चाहिए, कौशल पैदा करने चाहिए और ज्ञान और कौशल से बढ़ करके हमें उनके मूल्य पैदा करने चाहिए। आपने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से रखा कि इस समय मनुष्य के सामने जो बड़ी समस्या है वो है कि वो समृद्धि की एक दौड़ में लगा हुआ है और वहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है, जो उपभोक्ता संस्कृति बनी है, उससे बड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं। ये समस्याएं विकसित देशों में जन्म ले रही हैं। इनके मूल कारण विकसित देशों में है, मगर समस्या ये बनते हैं विकासशील देशों के लिए और हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये बात अपनी जगह सही है। सम्मेलन रियो में हुआ, उसके पहले भी कई जगह पर हुए और सभी जगह ये बात उभर कर आई कि जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को ये नहीं बताएंगे कि उसे जो भी प्रकृति के संसाधन उपलब्ध हैं वह मानव हित में किस प्रकार सोच समझकर रेशनली इस्तेमाल किए जाएं, तब तक ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इन समस्याओं के समाधान करने के लिए निश्चित रूप से लोग शिक्षा की ओर देखते हैं। मनुष्य के जीवन में जैसा मैंने कहा, कोई भी समस्या है तो हमें लगता है कि शिक्षा उसका समाधान किसी न किसी प्रकार करेगी।
इस चिंतन के पीछे जो विचार है वो सही है कि यदि हम बच्चों को उनके प्रारंभिक वर्षों में जानकारी दे दें, कौशल सिखा दें और उनके दृष्टिकोण बदल दें, तो निश्चित रूप से आगे चलकर जब वे नागरिक बनेंगे तो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह अच्छे ढंग से करेंगे और उस उत्तरदायित्व के निर्वाह में इन समस्याओं के समाधान हमें लगातार मिलते जाएंगे। अगर व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व सही ढंग से निर्वाह करेगा तो समस्या निश्चित रूप से कम होगी, ये समाप्त नहीं होगी तो कम तो होती ही जाएगी। अब प्रश्न आता है कि हम बच्चों को जानकारी दे सकते हैं, हम बच्चों के जो विचार हैं, जो उनके दृष्टिकोण हैं, उन्हें परिवर्तन के प्रयास भी कर सकते हैं, परंतु इसके बाद भी जो कई बार नीतियां जो होती हैं, जो विकासशील देशों में नीतियां बनती हैं, उनके कारण भी समस्याएं पैदा होती हैं। शिक्षा इस तरफ कैसे ध्यान दे, ये प्रश्न उठता है और मैं समझता हूँ आपने इस पर कुछ विचार जरूर रखे होंगे, वो आप हमें बताएं। आपका कहना ठीक है और इस संबंध में जो प्रोफेसर देवल ने बात कही वो भी बहुत सटीक है अपनी जगह, कि पर्यावरण की बात करते समय हमें केवल सूचनाओं पर ध्यान नहीं देना होगा। क्यों अभी तक वैज्ञानिक रूप से जो हम कहते रहे हैं कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, यहाँ पर इस तरह प्रदूषण बढ़ता है, केवल इससे काम नहीं चलेगा। हमें सूचनाओं को ज्ञान में पहले बदलना है ताकि सूचना के सभी पक्ष बच्चे के दिमाग में आ सकें और उस ज्ञान से फिर हमें एक आस्था की ओर उसको बढ़ाना होगा कि नहीं, हमें ये उसकी शुद्धता को संरक्षित करना है और जितना मेरे हिस्से में प्रकृति का जो कुछ भी आता है वो मैं उसका उपभोग करूं, उससे अधिक नहीं। जब ये आस्था बनेगी और एक तरह से धार्मिक आस्था को रूप ले लेगी तो मेरा विश्वास है कि हमारी ये समस्याएं कम होंगी। हाँ, हम विकास की प्रक्रिया में बहुत कुछ करना चाहते हैं क्योंकि विकास को रोकना संभव नहीं है और आवश्यक भी नहीं है, उचित भी नहीं है, लेकिन विकास की धारा इस तरह से चले कि प्रकृति से जो हमारा सामंजस्य था वो टूटे नहीं। जहाँ पर कुछ टूटा नज़र आता है वहाँ दोबारा स्थापित हो। हम प्रकृति को भी देते चलें, अपने भंडार भरते के साथ साथ प्रकृति को भी देते चलें, उसे भी समृद्ध करते चलें, तो यह निश्चित रूप से प्रकृति हमारा साथ देगी और ये प्रदूषण की समस्या समाप्त होगी। लेकिन इसमें जो और आवश्यक पक्ष हैं जिनकी आपने इशारा किया है वो ये है कि हमारी नीतियाँ कुछ बहुत स्पष्ट हों कि प्रदूषण पैदा करने वाली चीज़ों को हम दृढ़ता से रोकेंगे। केवल कहने से नहीं चलेगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उनका हमें नियमन भी करना होगा। यदि कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई शक्ति इस तरीके के काम करती है जिससे कि प्रदूषण पैदा होता है, प्रकृति में विकार पैदा होता है, उसे हमें हर प्रकार से रोकना होगा। इसी तरह उपभोग के लिए हमें मालूम है कि प्रकृति हमारे आसपास जो भी है उसके पास कितना है हमें देने के लिए, उसमें हमारा हिस्सा कितना है। हम ऐसा भी कुछ नियंत्रण करें, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि नहाने के लिए केवल एक बाल्टी जल का उपयोग करें। तो केवल एक बाल्टी जल की बात नहीं है, बल्कि हमें समस्त संसाधनों के प्रति यह दृष्टिकोण अपनाना होगा कि हमारा हिस्सा इतना है और हमें इससे अधिक लेने से, हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ये पाप पुण्य की बात से बाहर होना चाहिए, लेकिन प्रकृति के इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इससे अधिक आप यदि लेते हैं, उसका उपभोग करते हैं, इसका अर्थ है कि आप प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं और एक तरह से इसको पाप में मानना चाहिए। तब शायद हमारी आस्थाएं और दृढ़ होंगी और तभी हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों में आवश्यक है कि व्यक्ति के अंदर ये धारणा बहुत महत्वपूर्ण रूप से बने। और ये विश्वास मानिए कि अगर बच्चों में वो आस्था बन गई तो हम ही में से जितने लोग भी उस बात को तोड़ते हुए नजर आएंगे, बच्चे उसको रोकेंगे और शायद तब वो एक ऐसी सेना पैदा होगी जिससे हमारी ये कमजोरियां, प्रकृति को प्रदूषित करने की या आवश्यकता से अधिक उपभोग करने की, ये रुकेंगी और तब हम सही अर्थों में पर्यावरण का संरक्षण कर सकेंगे, उसका परिवर्धन कर सकेंगे, उसके एक अभिन्न हिस्से बन सकेंगे। पर्यावरण को लेकर के विशेष रूप से ये प्रयास किया कि इससे जुड़े कुछ आयाम इस चर्चा में उभरे। मैं प्रोफेसर देवल और दीक्षित जी का धन्यवाद देता हूं कि वे यहाँ पर आए और उन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे।